लेकिन अब जब विस्तार हुआ है तो विस्तार से बढ़कर हुआ है फेरबदल, और उसी की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बन गए हैं। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। और राहुल कंवल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और सबसे पहले हर विभाग का कौन नया मंत्री होने वाला है वो सारी जानकारी दे रहे हैं। राहुल। श्वेता, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि पुरुषोत्तम रुपाला, जो कि पटेल समुदाय से आते हैं, गुजरात से मंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब प्रधानमंत्री के सबसे पसंदीदा मंत्रियों में से एक थे। गुजरात के कैबिनेट में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है डेयरीज की, फिशरीज की। तो फिशरीज जो कि बहुत अहम मंत्रालय है, क्योंकि गुजरात की एक लंबी कोस्टलाइन है, लंबा इलाका है जो कि तट से जुड़ा हुआ है उसमें, और चूंकि वो गुजरात से आते हैं तो उन्हें आइडिया भी है कोस्टल रीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको ख्याल में रखते हुए पुरुषोत्तम रुपाला। और याद रखिए कि जो पटेल समुदाय है गुजरात का, वो नाराज रहा है कि उनका चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। और पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से हार्दिक पटेल के इर्द गिर्द पटेल समुदाय एक तरीके से खड़ा हुआ, और कई इलाकों में, कई सीटों में बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उन सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए पुरुषोत्तम रुपाला को बनाया गया है डेयरीज और फिशरीज का मिनिस्टर, और उन्हें अभी अभी ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये जानकारी हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आज तक पर अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। फिशरीज मंत्रालय को लेकर तो राहुल गांधी को भी एक संदेश दे दिया जाता है ना राहुल, जिस तरीके से इस मुद्दे को भी उठाया जाता था बार बार। बहरहाल ये नया नाम जो हम बता रहे हैं कि किस तरीके से रुपाला अब एक नई जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, और एक एक करके जिस तरीके से पूरी तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है राहुल, ध्यान नहीं आता कि कब इस पैमाने पर अचानक पूरा फेरबदल कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारे बदल दिए। देखिए, आज रात को 12:30 बजे इंग्लैंड का बड़ा मैच है। मुझे लग रहा था कि हम लोग घर पहुंचेंगे, आराम से बैठेंगे, खाना खाएंगे और मैच की तैयारी करेंगे। यहाँ पे एक अलग ही मैच चल रहा है, क्योंकि एक एक करके हमें ये जानकारी मिल रही है। साधारण तौर पे सारी लिस्ट एक वक्त पे आती है, लेकिन ये जानकारियाँ एक एक करके मिल रही है तो दिलचस्प बना दिया गया। और इससे ये भी फ़ायदा हो रहा है कि हर मिनिस्टर, हर क्षेत्र, जातीय समीकरण, सब पे चर्चा हो रही है। तो एक तरीके से टीज़र के तौर पे ये जानकारी एक एक करके हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ताकि जानकारी भी रहे कि क्या फैसला लिया गया, जानकारी ये भी रहे कि ये फैसला क्यों लिया गया। और पुरुषोत्तम रुपाला एक तरीके से अहम भी हैं, क्योंकि आप दो चीज़ों को जोड़िए। मनसुख भाई मंडाविया जो कि पहले पोर्ट्स के मिनिस्टर थे, अब हेल्थ मिनिस्टर भी बन चुके हैं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के मंत्री भी बन चुके हैं, और पुरुषोत्तम रुपाला डेयरीज और फिशरीज के मिनिस्टर। तो न केवल इनका एलिवेशन हुआ है, इनका कद बढ़ाया गया है, बल्कि जो गुजरात का बहुत अहम पटेल समुदाय है, जो कि चुनाव की स्थिति बदल सकता है गुजरात में, उनको ये मैसेज कि हम आपके साथ हैं जी। और इसीलिए हम एक एक करके पूरी तस्वीर आपको, जैसे राहुल कह रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है श्वेता कि मीनाक्षी लेखी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही साथ उन्हें कल्चर मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि वो बोलती अच्छा हैं, चूंकि उनकी सिविलाइजेशन और कल्चर में इंटरेस्ट है, इस वजह से बताया जा रहा है कि नई दिल्ली से भाजपा की सांसद, दिल्ली से एक अहम चेहरा, अब तक कैबिनेट में नहीं थे, 2014 में वो सांसद बनी, मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्हें मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी कि डॉक्टर जयशंकर, अभी तक तो डॉक्टर जयशंकर, उनके नीचे मिनिस्टर फॉर स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है। मीनाक्षी लेखी को एक तरीके से, उनको एक तस्वीर भी मीनाक्षी जी ने डाली थोड़ी देर पहले, आपने वो आज तक के दर्शकों को दिखाई। जो महिला ब्रिगेड, जो महिला शक्ति ब्रिगेड है भारतीय जनता पार्टी का, वो सब एक साथ खड़े थे, सब स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और उनके लिए ये बड़ा दिन भी। कल्चर की भी जिम्मेदारी दी गई, इसके अलावा साथ ही साथ उन्हें जिम्मेदारी दी गई है राज्य मंत्री विदेश विभाग। नहीं, बड़ी जिम्मेदारी मीनाक्षी लेखी को मिलती हुई दिख रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया था, लेकिन यहां पर जो जिम्मेदारी उन्हें मिल रही है, चाहे वो संस्कृति मंत्रालय की हो या फिर साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर, ये बड़ी जिम्मेदारियां उन तक जाती हुई दिख रही हैं। ये किस तरीके से पहले से अब तस्वीर बदल गई है, मंत्री का चेहरा बदल गया है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम साथ साथ में आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक एक करके ही ये सारे विभाग हमारे सामने आ रहे हैं। और सबसे पहले हम आज तक पर आपको वो नया चेहरा, वो नया मंत्री दिखा रहे हैं। बहुत सारे अभी अहम मंत्रालय बाकी हैं, चूंकि रविशंकर प्रसाद के छोड़ने से ही कानून मंत्रालय, कानून मंत्री नया कौन होगा? श्वेता जी
श्वेता, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि देश के नए युवा और खेल मंत्री होंगे अनुराग ठाकुर। खुद डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं। जब पत्रकारों की और सांसदों का क्रिकेट मैच होता है जो कि पार्लियामेंटेरियंस वर्सेस जर्नलिस्ट एडिटर्स 11 का होता है, तो उसमें वो एमपीज की टीम की अगुवाई भी करते हैं और स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर को किरण रिजिजू की जगह यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर्स की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा वो सूचना और प्रसारण विभाग यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी मिनिस्टर होंगे। ये जानकारी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आज तक पर अनुराग ठाकुर देश के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री होंगे। इसके अलावा गिरिराज सिंह के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि गिरिराज सिंह ग्रामीण क्षेत्र के मंत्री होंगे। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के मंत्री गिरिराज सिंह होंगे। बिहार से आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं। उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी ग्रामीण विकास की दी गई है। अनुराग ठाकुर को यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनाया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारीकरण की जो अहम जिम्मेदारी है वो अनुराग ठाकुर को दी गई है। और अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि गिरिराज सिंह बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैन, उन्हें ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बिहार में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और गिरिराज सिंह को अचानक एक ऐसी सीट दी गई थी जिसे लेकर बहुत ज्यादा उनकी खुशी नहीं थी, लेकिन आज चूंकि ये मंत्रालय जो उन्हें मिला है और जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है, जाहिर है अभी देखना होगा कि गिरिराज सिंह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन अनुराग ठाकुर को भी देखिए कि एक समय था जब बीसीसीआई अध्यक्ष, हालांकि बहुत छोटे समय के लिए और अंतरिम तौर पर हमने उन्हें देखा था, लेकिन उस समय बीसीसीआई के अंदर की जो बोर्ड के अंदर की राजनीति होती है उसका शिकार हो गए थे। लेकिन आज देश के नए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और साथ ही इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी। राहुल, क्रिकेट मैच होगा पत्रकारों का, क्योंकि कई दफ़ा जो एमपीज की कैप टीम होती है उसकी अगुवाई अनुराग ठाकुर करते हैं और जो जर्नलिस्ट का 11 होता है उसका कैप्टन मैं कुछ सालों से रह चुका हूं, तो अगली बार थोड़ा ख्याल से रहना पड़ेगा। उनको जल्दी से आउट नहीं कर सकते, उनको थोड़ा बैटिंग का मौका देना पड़ेगा। राहुल, ऐसे मैचेस में मैंने कमेंट्री भी बहुत की है, तो मैं देखूंगी कि आप लोगों के खिलाफ ही बोलूं उसमें जरा। लेकिन मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान के भाई, चिराग पासवान के अंकल, उन्हें फूड प्रोसेसिंग विभाग, लोक जनशक्ति पार्टी से एक तरीके से रिबेलियन करके निकले या फिर चिराग पासवान को किनारे करके निकले। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बिहार से आने वाले हाजीपुर के सांसद, जो कि साथ ही साथ रामविलास पासवान की पुरानी सीट हुआ करती थी, और एक तरीके से चिराग पासवान ने आज ट्वीट भी किया ये कहते हुए कि कौन मंत्री बनता है वो तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा क्योंकि वो बड़े नाराज थे कि एलजेपी के सांसदों को इतनी जल्दी स्पीकर ने मान्यता भी दे दी। पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होंगे, ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ और सबसे पहले जो जिम्मेदारी संभालते थे वही विभाग उन्हें दे दिया गया है, पशुपति पारस को, क्योंकि वो कंज्यूमर अफेयर्स में भी थे, तो कंज्यूमर अफेयर्स में भी थे। लेकिन ठीक है, पशुपति पारस, और ये बड़ी जिम्मेदारी, देखिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जेडीयू को खास तौर से और कुछ हद तक बीजेपी को बिहार में नुकसान पहुंचा है, खास तौर से जेडीयू को, और नीतीश कुमार इससे नाराज थे। नीतीश कुमार के मंत्रियों को भी अकोमोडेट किया गया और साथ ही ये मैसेज भी दिया गया कि जैसे अकाली दल छोड़ के चला गया तो सरकार नहीं चाहती थी कि ये मैसेज बने कि हम अपने साथियों को साथ नहीं रख पा रहे। इस वजह से जेडीयू के मंत्रियों को जोड़ा गया, पशुपति पारस को लाया गया, अनुप्रिया पटेल को लाया गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समीकरण को भी ख्याल में रखते हुए। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र पशुपति पारस, जो कि एलजेपी के नेता हैं या फिर कम से कम दावा तो करते हैं, हालांकि चिराग पासवान उसको चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी फूड प्रोसेसिंग की दी गई है, जो कि पहले हरसिमरत कौर बादल की हुआ करती थी। फिर हरसिमरत कौर बादल और अकाली ने छोड़ दिया और अब वो पंजाब में अकाली और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। श्वेता, सीधे तौर पर यह भी विरासत की जंग भी एक तरह से हो जाएगी, सिर्फ एलजेपी नहीं बल्कि रामविलास पासवान की जो का असली वारिस कौन, उनका भाई या फिर उनका बेटा। दरअसल जंग तो ऐसी ही चल रही है बिहार में, लेकिन अभी इस जिम्मेदारी को सौंपा गया है उन्हें। जेडीयू को जो 4-4 सीटों की बात हो रही थी, 4-4 मंत्री पद की बात हो रही थी, जेडीयू को मिला सिर्फ एक, और कुछ ही देर में जेडीयू को जो मंत्रालय दिया जा रहा है वो भी साफ कर दिया जाएगा। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं कौन किस मंत्रालय को संभाल रहा है। रेल मंत्री के तौर पर आप जो नया चेहरा देखेंगे पीयूष गोयल की जगह, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूष गोयल, वाणिज्य उद्योग कपड़ा मंत्रालय। श्वेता,
मेरे पास जानकारी आई है कि भूपेंद्र यादव, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के चहेते हैं, जिन्होंने गुजरात और बिहार में चुनावों में बहुत अहम जिम्मेदारी निभाई, जो कि वर्तमान बीजेपी में एक तरीके से ब्लू आइड बॉय के तौर पे देखे जाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ने लेबर विभाग की जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री ने लेबर विभाग की जिम्मेदारी दी है और प्रधानमंत्री कई अहम वहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत ही जेंटल हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और कोशिश है कि वो तमाम लोगों को, लेबर यूनियन जो है उनको साथ में ले चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर किताबें लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, राजस्थान की राजनीति से दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो लेबर की है। तो भूपेंद्र यादव को लेबर की जिम्मेदारी, पशुपति पारस को जिम्मेदारी दी गई है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की। सबसे पहले सबसे सटीक, फाइनल, पुख्ता, 100% सही, गारंटीड जानकारी हम यहाँ पे आज तक के दर्शकों को दे रहे हैं। श्वेता, तो संतोष गंगवार की जगह चूंकि उनका इस्तीफा ले लिया गया था और उसके बाद अब वो जिम्मेदारी नया चेहरा भूपेंद्र यादव संभाल रहे हैं। संगठन के व्यक्ति हैं, बारीकी से राजनीति का विश्लेषण भी करते हैं। चुनावी जो उनकी नीतियां रहती है, उनकी प्लानिंग रहती है, वो पार्टी के अंदर बहुत सराही जाती है। अब उन्हें श्रम मंत्री देश का बना दिया गया है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे अहम विभाग हैं जिस पर अभी निगाहें हैं। आपको भी इंतजार होगा कि देश में ये सारे विभाग कौन संभालता है। ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया के बीच उलझा हुआ जो आईटी मंत्रालय है वो किस तरीके से आगे निकलता है। कानून मंत्रालय आखिर किसे सौंपा जाता है और कहीं बाकी बड़े मंत्रालयों में कोई फेरबदल तो नहीं होने वाला। इस पर निगाहें हमारी हैं और उसके बीच हम उन चेहरों को आपके सामने बार बार रख रहे हैं जिन चेहरों को एक निश्चित विभाग दे दिया गया है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री देश के नए बनाए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री के तौर पर अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सुपुर्द किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। हरदीप पुरी की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री और पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी चली गई है हरदीप सिंह पुरी के पास। इसके अलावा हम ये भी दिखा रहे थे आपको हरदीप सिंह पुरी की जिम्मेदारियां कैसे दूसरे मंत्रालय में पहुंची। अब हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका इस्तीफा हुआ, काफी चौंके लोग, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया के जिम्मे चला गया है और रेल मंत्रालय जो पीयूष गोयल संभाल रहे थे अब वो अश्विनी वैष्णव संभालेंगे। तो ये कुल मिलाकर अभी मोदी 2.0 के पहले विस्तार की तस्वीर और पहले विस्तार के बाद कैबिनेट के बड़े चेहरे आपके सामने हम रख रहे हैं। पशुपति पारस जो कि एलजेपी की तरफ से बने हैं या नहीं, इसे लेकर ही लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार चिराग पासवान। लेकिन पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंप दिया गया है। कैबिनेट मंत्री एलजेपी के कोटे से वो हो रहे हैं। इसके साथ ही जेडीयू का इंतजार अभी हमें है कि जेडीयू को किस तरह की जिम्मेदारी, उसके नेता को किस तरह की जिम्मेदारी, उसे कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय भी भूपेंद्र यादव को सौंप दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय भी, श्रम मंत्रालय के साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र यादव को सौंप दी गई है। किरण रिजिजू को संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। किरण रिजिजू जो कि खेल संभाल रहे थे, हालांकि उनके भी कद में इजाफा हुआ है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय अब वो संभालने वाले हैं। पूर्वोत्तर के चंद चेहरे, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल भी हैं, जिसमें किरण रिजिजू जो कि अरुणाचल से चुनाव जीत कर आते हैं। भूपेंद्र यादव को हमने बताया आपको श्रम मंत्रालय और उसके साथ पर्यावरण उनको सौंपा गया है और पशुपति पारस हाजीपुर के सांसद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। धीरे धीरे एक एक करके पूरी तस्वीर मोदी कैबिनेट की साफ हो रही है। रात के 10:30 बजने को है, लेकिन अभी भी विभागों का बंटवारा लगातार जारी है और आज तक पर ही ये सारे विभाग और सारे चेहरे दिख रहे हैं। ये देखिए, मोदी सरकार में महिलाओं की जो नुमाइंदगी है, इसमें तो आप 8 चेहरे देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं का अच्छा खासा दबदबा अब यहां पर हो गया है। ये जो चेहरे हैं 9 चेहरे, जो सामने 9 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, ये शपथ ग्रहण के लिए आज जब तमाम चेहरे मौजूद थे, उनमें ये चेहरे, और मीनाक्षी लेखी ने इस तस्वीर को ट्वीट भी किया। जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि जब सुषमा स्वराज भी थी, तब उस समय किस तरीके से जो सीसीएस में महिलाओं का दबदबा नजर आता था, आज भी एक वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण बीचों बीच आपको नजर आ रही हैं और उसके साथ अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, ये सभी चेहरे
यहां पर मौजूद एक एक करके जैसे जैसे विभाग, जैसे स्मृति ईरानी का विभाग तो स्पष्ट कर दिया गया है कि अब वो टेक्सटाइल्स नहीं संभालेंगी, अब वो केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालने वाली हैं। और इसकी वजह ये बताई गई है कि चूंकि ये एक ऐसा मंत्रालय है जिस पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी रहती हैं, तो ये कोशिश की जा रही है कि पूरा पूरा फोकस स्मृति ईरानी का उसी पर रहे। मीनाक्षी लेखी को भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है और साथ में संस्कृति का भी जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। एक एक करके मंत्रालय अभी साफ हो रहे हैं, बाकियों के चेहरों के साथ भी कौन सा मंत्रालय जुड़ता है वो हम आपको बताएंगे। निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री हैं, लेकिन क्या वित्त मंत्री के तौर पर ही रहेंगे? ये भी तस्वीर देखिए जहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बीचों बीच इस तस्वीर में नजर आ जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के समय ये सभी मौजूद थे और आज अगर महिला शक्ति को एक तरह से दिखाती हुई, प्रदर्शित करती हुई ये तस्वीर है तो उसमें कुछ गर्व, कुछ सुकून भी जुड़ जाता है। लेकिन सभी मंत्रालयों, सभी विभागों का बंटवारा अभी भी जारी है। अभी भी एक एक करके सभी मंत्रालयों के बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं। कुछ अहम मंत्रालय अभी बाकी हैं कि उन मंत्रालयों का जिम्मा किसे दिया जाएगा। कई ऐसे नाम जिनके कामकाज को देखते हुए उन्हें आज के दिन प्रमोशन दिया गया है, एमओएस से ऊपर उठकर वो कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो उनको जो जिम्मेदारियां, भूपेंद्र यादव जो कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर रहे, पशुपति पारस, ये सभी के मंत्रालय हम आपके सामने रख रहे हैं। यूं तो एक एक पल, एक एक मिनट नए नए मंत्री, नए नए विभाग के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं कि सरबंदा सोनोवाल, बताइए श्वेता, मुझे जानकारी मिली है कि आसाम के 14वें मुख्यमंत्री सरबंदा सोनोवाल को नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उन्होंने वो मजौली असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में एक आइलैंड है, एक द्वीप है, वहाँ से आते हैं। उन्हें ब्रह्मपुत्र की, नॉर्थ ईस्ट की अच्छी जानकारी है। उन्हें नॉर्थ ईस्ट का विभाग दिया गया है, इसके अलावा आयुष का विभाग दिया गया है। हेमंत शर्मा को आसाम का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद सरकार के लिए भी ज़रूरी था कि वो कुछ कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, क्योंकि आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन से सरबंदा सोनोवाल ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बेहद लोकप्रिय चेहरा है, वहाँ पे जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो बहुत पसंद करते हैं सरबंदा सोनोवाल को। ऐसे में उनको हटा पाना आसान नहीं था चीफ मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा एक तरीके से वहाँ पे रॉकस्टार हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी पकड़ है, तो उनको एडजस्ट करना भी ज़रूरी था, प्लस वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो ऐसे में सरबंदा सोनोवाल को दी गई है नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी, साथ ही साथ उन्हें दी गई है आयुष, जो कि प्रधानमंत्री का, बीजेपी का, आरएसएस का एक पेट प्रोजेक्ट है आयुष विभाग, तो उसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये जानकारी सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यहाँ आज तक को बता रहे हैं कि सरबंदा सोनोवाल देश के उत्तर पूर्व राज्यों के मंत्री होंगे और साथ ही जो रिवर मंत्रालय है, तमाम नदियों को जोड़ने का जो काम है या जो नदियों पे काम करने की जो जिम्मेदारी है, वो भी सरबंदा सोनोवाल को दी गई है। तो रिवर्स के और नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर होंगे, आयुष के मिनिस्टर होंगे, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री, मजौली से विधायक हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ आसाम के चुनाव को लड़ने वाले और बीजेपी को जीत दिलाने वाले सरबंदा सोनोवाल। श्वेता, क्योंकि जब सर्बानंद सोनोवाल को भेजा गया था असम एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उससे पहले खेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। एक नई जिम्मेदारी के साथ असम में, चूंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन पाई थी, उस समय सोनोवाल ने वहां जिम्मेदारी जाकर संभाली थी। लेकिन इस बार के चुनावों से पहले ही ये हल्का फुल्का साफ हो चुका था कि मुमकिन है हेमंत बिस्वा शर्मा ही चेहरा होंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। श्वेता, हमारे पास पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट मैं अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कैबिनेट की पूरी लिस्ट, देश के रक्षा मंत्री होंगे राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जिनको की कॉर्पोरेशन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, नितिन जयराम गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज,
निर्मला सीतारमण बरकरार है फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के तौर पे, तो जो बिग फोर है जो कि कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के जो मेंबर्स हैं वहां पे चेंज नहीं किया गया, क्योंकि जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बने हुए हैं। 5वें नंबर पर क्रम आता है नरेंद्र सिंह तोमर का, जो कि कृषि के मंत्री हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स के, स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये है लिस्ट मिनिस्टर्स की। इसके अलावा पीयूष गोयल वाणिज्य और इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल्स का अतिरिक्त जिम्मेदारी उनको दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा विभाग की, एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की। प्रहलाद जोशी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स का विभाग, जो कि उनके पास पहले भी था, कोल और मिनिस्टर फॉर माइंस। इसके अलावा नारायण राणे, जो कि मर्सिडीज, चमचमाती हुई मर्सिडीज में राष्ट्रपति भवन पहुंचे कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए, उन्हें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी दी गई है। सरबंदा सोनोवाल को पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ आयुष की जिम्मेदारी भी दी गई है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक विभाग के माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री बने रहेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिनको आज स्वेरिन किया गया, वो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर होंगे। गिरिराज सिंह रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये फाइनल फुल आखिरी लिस्ट। सिविल एविएशन की जिम्मेदारी दी गई है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को स्टील की जिम्मेदारी दी गई है। श्री अश्विनी वैष्णव, जो कि आईएएस के 1994 बैच के अफसर हैं, उन्हें रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि रविशंकर प्रसाद की अहम जिम्मेदारी कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ रेलवेज की जिम्मेदारी। पशुपति पारस को जिम्मेदारी फूड प्रोसेसिंग की। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री बने रहेंगे। किरण रिजिजू को लॉ और जस्टिस, ये एक तरीके से सरप्राइज है, क्योंकि पहले रविशंकर प्रसाद थे, कहा जा रहा था कि क्या भूपेंद्र यादव को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन किरण रिजिजू, जो कि अरुणाचल वेस्ट से सांसद हैं, नॉर्थ ईस्ट का बड़ा चेहरा है, उन्हें लॉ और जस्टिस दिया गया है। आर.के. सिंह, पूर्व गृह सचिव, 2 बार आरा से सांसद रह चुके आर.के. सिंह को पावर और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि उनका पुराना विभाग भी था, लेकिन पहले वो इंडिपेंडेंट चार्ज से थे, अब उनको जिम्मेदारी फुल कैबिनेट रैंक की है। हरदीप सिंह पुरी, जो कि फॉरेन सर्विसेज के अफसर हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अगुवाई कर चुके हैं, यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, उन्हें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स अहम जिम्मेदारियां ये दी गई हैं। मनसुख भाई मंडाविया, जो कि गुजरात से आते हैं, उन्हें हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और केमिकल और फर्टिलाइजर्स, बहुत बड़ा कद उनका बड़ा है मनसुख भाई मंडाविया की, जो कि पहले पोर्ट्स और शिपिंग के मंत्री हुआ करते थे। भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भूपेंद्र यादव का भी बड़ा पोर्टफोलियो है, वो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के। महेंद्र नाथ पांडे हेवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर होंगे। पुरुषोत्तम रूपाला फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के मंत्री होंगे। किशन रेड्डी, जो कि तेलंगाना से आते हैं, सिकंदराबाद से सांसद हैं, वो कल्चर के मंत्री होंगे, टूरिज्म के मंत्री होंगे, और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी भी दी गई है, मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसार विभाग के मंत्री होंगे, मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। तो एक बड़े बाजीगर आज के तौर पर इस कैबिनेट रिशफल में अनुराग ठाकुर भी निकले हैं। राव इंदरजीत सिंह, अब मैं आ रहा हूं मिनिस्टर फॉर स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार। इसमें राव इंदरजीत सिंह एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, प्लानिंग और कॉर्पोरेट अफेयर्स में वो एमओएस हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, पर्सनल के मंत्री रहेंगे, ग्रीवेंसेज, पेंशंस के, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एटॉमिक एनर्जी। श्रीपद यसो नायक मंत्री रहेंगे राज्य के पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, टूरिज्म, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन एमओएस के तौर पे। फगन सिंह कुलस्ते मिनिस्टर रहेंगे स्टील के और रूरल डेवलपमेंट के, लेकिन एक राज्य मंत्री के तौर पे। प्रहलाद सिंह पटेल रहेंगे मिनिस्टर जल शक्ति के, फूड प्रोसेसिंग के। अश्विनी चौबे रहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अर्जुन मेघवाल रहेंगे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और कल्चर का मिनिस्ट्री रहेगा जनरल वीके सिंह, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और नागरिक उड्डयन में राज्य मंत्री। श्री कृष्ण पाल, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पावर, हेवी इंडस्ट्रीज। राव साहब दानवे
रेलवेज में राज्य मंत्री, कोयले में राज्य मंत्री रामदास अठावले, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में राज्य मंत्री निरंजन ज्योति, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रामीण विकास में राज्य मंत्री संजीव बालियान, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग में राज्य मंत्री नित्यानंद राय, होम अफेयर्स में राज्य मंत्री पंकज चौधरी, फाइनेंस में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, लॉ एंड जस्टिस में राज्य मंत्री चंद्रशेखर राजीव को जिम्मेदारी दी गई है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो अहम जिम्मेदारी राजीव चंद्रशेखर को भी। बेंगलोर से आते हैं, इससे पहले बीपीएल चलाते थे, टेलीकॉम और आईटी की अच्छी उनको जानकारी है। बीएस येदियुरप्पा से बेहद नज़दीक माने जाने वाली कर्नाटक की सांसद शोभा करंदलाजे को जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, कृषि कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है उनको। और जो कुछ अहम बाकी नाम है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मीनाक्षी लेखी विदेश विभाग में राज्य मंत्री रहेंगी, कल्चर विभाग में राज्य मंत्री रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं ए नारायण स्वामी जो कि सोशल जस्टिस में राज्य मंत्री रहेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते हैं, क्योंकि पूरी लिस्ट अब हमारे सामने है, नीतीश प्रामाणिक होम अफेयर्स में राज्य मंत्री रहेंगे जो कि पहले जीके किशन रेड्डी थे, और यूथ अफेयर्स में वो राज्य मंत्री रहेंगे। इसके अलावा शांतनु ठाकुर जो कि पश्चिम बंगाल के मतुआ समाज से आते हैं, जिनको बीजेपी ने ल्योर करने की कोशिश की पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान, वो पोर्ट्स और शिपिंग के राज्य मंत्री रहेंगे। राजकुमार रंजन विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री रहेंगे। तो श्वेता, ये है कुल मिला के पूरी लिस्ट। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमने आज तक पे अपने दर्शकों को बताई। बीएल वर्मा नॉर्थ ईस्ट रीजन के राज्य मंत्री रहेंगे। कोऑपरेशन जो कि अमित शाह के नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बीएल वर्मा रहेंगे, मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री रहेंगी। कैलाश चौधरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के राज्य मंत्री रहेंगे। श्वेता, तो कुल मिलाकर जो ये सूची है उसके हिसाब से अब 30 जो हैं वो कैबिनेट मंत्री, 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार और उसके अलावा 45 जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन सब की सूची अब हमारे सामने है, जिसमें बाकी नाम तो हमने आपको बताए थे। 4 जो मुख्य हैं, जो बिग 4 जिन्हें हम कह रहे हैं, वो अपने पदों पर कायम हैं। और उसके साथ ही अब जो कानून मंत्रालय है, यानी देश के नए कानून मंत्री हो गए हैं किरण रिजिजू। ये एक बड़ी चीज है। अभी तक जैसे हमने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर एक नया चेहरा देखा, वैसे ही कानून मंत्री के तौर पर भी। और ये किरण रिजिजू के लिए एक बहुत बड़ा प्रमोशन भी राहुल, और बहुत बड़ा चैलेंज भी उनके लिए आ गया। देखिए, बड़ा पेचीदा मंत्रालय है। किरण रिजिजू का प्रमोशन तो हुआ है, ये बात सही है, लेकिन लॉ का जो विभाग है, ऐसे टाइम पर जब इतने अलग अलग एंगल से दिक्कतें चल रही हैं, तो उस पर सही तरीके से कर पाना किरण रिजिजू के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। ये नहीं मैं कह रहा कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा चैलेंज रहेगा यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर्स, क्योंकि वो फिटनेस, आप देखती हैं वो फिटनेस के कितने शौकीन हैं, तो उनको उस तरह की चीज़ में मज़ा आता था। अब ये बहुत एक अहम और बहुत सीरियस जिम्मेदारी किरण रिजिजू को दी गई है। पहले वो अपने फिटनेस के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो डाला करते थे, दंड बैठक करते थे, पुशअप करते थे। अब उन्हें बहुत सीरियस काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ लिएज करना, वकीलों के साथ, जजेस के साथ, पिछले कई महीनों में लगातार आप देखिए, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणियां आ रही हैं, लाजमी तौर पे सरकार उससे ज़्यादा खुश तो नहीं होगी। ऐसे में उन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाना, संभाल पाना किरण रिजिजू के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बहुत गंभीर, एक तरीके से कद तो बढ़ा है बेशक, लेकिन पहले वो अलग उनकी फितरत थी, उनको मज़ा आता था। मैं उनके साथ तवांग, जहाँ से वो आते हैं, वहाँ पे काफ़ी वक्त बिता चुका हूँ। उन्हें गाने का, फुटबॉल खेलने का, फिटनेस का, तीरंदाजी का, इस तरह की चीज़ों का शौक है। तो अब उन्हें बैठ के टिक के लंबी लंबी फाइलें पढ़नी होंगी कानून मंत्रालय की, तो उनका एक तरीके से प्रोफाइल पूरा चेंज हो गया। पहले वो स्पोर्ट्स खेलते हुए अपने वीडियो डालते थे, अब उन्हें मोटी मोटी फाइलें पढ़नी पड़ेंगी। श्वेता, और वो जिम्मेदारी चली गई अनुराग सिंह ठाकुर के पास, जो कि अब खेल मंत्रालय देखेंगे। ओलंपिक का साल है, लेकिन उनका जो पहला प्यार नजर आता है वो क्रिकेट ही नजर आता है। लेकिन अभी जिम्मेदारियों के नाते और एक खेल मंत्री के नाते उनका नजरिया भी वहां पर फर्क होगा। तो ये जो रद्दोबदल हुआ है, जो फेरबदल हुआ है, उसकी भी तस्वीरें एक एक करके हम आपके सामने, जो अहम मंत्रालय हैं जहां पर अब पुराने चेहरे की जगह एक नया चेहरा आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो सारी तस्वीरें, जिसमें शिक्षा मंत्रालय भी उतना ही अहम। राहुल, पेट्रोलियम मंत्रालय भले ही धर्मेंद्र प्रधान से के पास अब नहीं रहेगा, लेकिन शिक्षा मंत्रालय भी कोरोना के इस समय में, जब पहले ही एक साल में हमने देख लिया कि एग्जाम किस तरह से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, रिजल्ट आए तो किस आधार पर आए,
और अब ये दूसरा साल उसका शुरू हो चुका है जब करिकुलम से लेकर परीक्षा प्रणाली हर चीज पर चर्चा रहती है। लेकिन शिक्षा में एक और चीज जुड़ जाती है कि शिक्षा को और करिकुलम को किस तरीके से बदला जाता है या नहीं, या उसमें किस तरह के फेरबदल होते हैं, और उसमें धर्मेंद्र प्रधान की वो संघ वाली छवि भी जुड़ती है। तो ये सारी चीजें क्या अहम रहेंगी, ये चर्चा का विषय रहेंगी। और साथ ही साथ एक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का कद बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको ग्रूम किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि जब नवीन पटनायक जी की उड़ीसा में मुख्यमंत्री के तौर पे पारी खत्म हो तो धर्मेंद्र प्रधान एकदम तैयार किए जाएं। बीजेपी को लग रहा था कि क्या पता पिछले ही चुनाव में हो जाए 2019 में, लेकिन हालांकि लोकसभा में वो सीट जीत पाए, विधानसभा में नवीन पटनायक कायम रहे, तो उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई जो कि संघ के दिल के भी बेहद करीबी है। क्योंकि शिक्षा की क्या सोच होनी चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, उस पर आरएसएस के खास विचार रहते हैं जिनको कि बीजेपी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। ऐसे में उनको ये बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई, जहाँ पर न केवल वो देश के तमाम बच्चे, अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हैं, तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, कोविड के बाद स्कूल्स किस तरह से खुलेंगे, कब खुलेंगे, किस रूप में खुलेंगे, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करनी होगी। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान की वाकई में एक तरीके से किस्मत चमकी है। पेट्रोलियम एक अहम विभाग है, वहाँ पे पहले जब बनाया गया मुझे बताया गया था कि करप्शन की पीएम को लगता था कि बहुत शिकायत थी, तो वो चाहते थे कि एक बहुत स्वच्छ छवि के मंत्री को ये जिम्मेदारी दी जाए, जो कि किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेज आते थे, उनके दलाल लगातार पेट्रोलियम विभाग में घूमते रहते थे, तो वो प्रधानमंत्री को कतई पसंद नहीं था। तो वो चाहते थे कि एक स्वच्छ छवि का मंत्री रहे। तो लेकिन वहाँ पे उन्होंने काम किया, उसको पसंद किया गया, और धर्मेंद्र प्रधान को स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, जो आज अगर आप देखते हैं कि किसका ग्राफ चढ़ा और किसका घटा, उसमें धर्मेंद्र प्रधान एक बड़े बाजीगर के तौर पे उभर के आए हैं आज की श्रेणी में। लेकिन राहुल, इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव के बारे में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक बार और बताएं, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे जो लोगों को नाम और चेहरे साथ याद नहीं रहे, लेकिन आज जब जिम्मेदारी उन्हें दी गई है तो न सिर्फ मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बल्कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो मंत्रालय जो इस समय टकराव और लाइमलाइट के बिल्कुल बीचों बीच नजर आता है। तो अगर हम उस हिसाब से, अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा के सांसद हैं, उड़ीसा से आईएएस के अधिकारी हैं, 1994 बैच के हैं। मेरे कुछ मित्र हैं या जानकार हैं जो कि 1994 के उनके बैच से हैं। वो कहते हैं कि बेहद होशियार अधिकारी हैं, बेहद स्मार्ट, और उनकी अच्छी रेपुटेशन थी जब वो सरकार में थे एक अधिकारी के तौर पे। अब उन्हें मौका दिया गया है अपनी छवि छोड़ने का एक मंत्री के तौर पे। 50 साल उनकी उम्र है, और साथ ही साथ वो वॉटन स्कूल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए कर चुके हैं, आईआईटी कानपुर से वो एमटेक हैं, और ग्लोबल कंपनीज में रह चुके हैं। अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। जब बात हुई कि टेक्नोक्रेट को लाया जाएगा, देखिए मनमोहन सिंह क्या करते थे, कोई आईएमएफ में हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक में, और अच्छा अर्थशास्त्री हो, उसको अक्सर लाया करते थे अपनी सरकार में सलाहकार बना के। प्रधानमंत्री मोदी की सोच इस पर थोड़ी अलग है। आप देखिए उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी परिभाषा क्या है टेक्नोक्रेट की। कोई ऐसा अधिकारी जो कि हरदीप पुरी अपने बैच के बहुत ही बेहतरीन अफसर में थे जब वो फॉरेन सर्विसेज में हुआ करते थे। आरके सिंह ने जब यात्रा निकल रही थी लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से, तो उस यात्रा को रोका, गृह सचिव रह चुके। उनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी टेररिज्म से निपटने में, उनका भी कद बढ़ा। तो अश्विनी वैष्णव, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, ये तरीके से टेक्नोक्रेट्स जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्लू आइड बॉयज बने। इसमें जयशंकर भी हैं, के सुब्रमण्यम के बेटे। करगिल की लड़ाई के बाद भारत की राष्ट्र सुरक्षा की नीति क्या होनी चाहिए, वो के सुब्रमण्यम ने बहुत ही ऐतिहासिक एक रिपोर्ट लिखी। और अब उनके बेटे जो कि चीन में, अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं, अब वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री के बेहद नज़दीकी। उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो कि अपना काम जानते हैं, जो कि अपने बेस्ट इन क्लास हैं। तो कहीं ना कहीं उस श्रेणी में अब ये नाम जुड़ा है अश्विनी वैष्णव का, जिनके बारे में बहुत कुछ काफ़ी वक्त से बताया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें, श्वेता, ये बहुत अहम जिम्मेदारी दी। तो एक ऐसे मंत्रिमंडल में जिसमें अश्विनी वैष्णव जैसे नाम हो, एस जयशंकर हो, जहां पर हरदीप सिंह पुरी हो, उसमें क्या इस नजरिए को दरकिनार किया जा सकता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश चुनावों पर भी नजर रहा है और उत्तर प्रदेश के चेहरे लाकर उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जातीय समीकरण को भी साधा गया है, यानी थोड़ी राजनीति और थोड़ा परफॉर्मेंस? देखिए, राजनीति बहुत अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जो तमाम
जातियां हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके समीकरण को ख्याल में रखा जाए, इस पे प्रधानमंत्री ने खासा जोर दिया है। इसके अलावा आप इस बात को ख्याल में रखिए कि एक मैसेज जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सरकार की तरफ से इस कैबिनेट एक्सपेंशन के ज़रिए भेजा जा रहा है, वो ये कि ये अब की बार ओबीसी सरकार, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी 27 ओबीसी मिनिस्टर्स होंगे। सरकार का दावा है कि ये अब तक की सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी की। ये 27 जो ओबीसी मिनिस्टर्स हैं वो अलग 19 जातियों से आते हैं, जिनमें यादव, कुर्मी, जाट, दर्जी, कोली, वोकलिगा समाज के मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 12 दलित समाज के, एससी कम्युनिटी की 12 अलग अलग जातियों के 12 मंत्री इस कैबिनेट में शामिल हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 8 ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं जो कि 7 अलग अलग एसटी जातियों से आती हैं। तो कोई भी ये कहे कि जाति या समीकरण ये इम्पोर्टेंट नहीं या राजनीतिक नज़र प्रधानमंत्री की नहीं, ऐसा कतई नहीं। उनकी कोशिश है कि सरकार ये मैसेज भेजे कि हम पिछड़ी जातियों के, जो लोग पहले क्या था, जो पिछली सरकार थी उसमें ऊंची जातियों के ज़्यादा मंत्री होते थे, ये कोशिश कम से कम की जा रही है कि ओबीसीज, दलित, ट्राइबल पर खासा जोर हो इस पूरे कैबिनेट मंत्रालय के। अगर आप देखें कि जनरल कास्ट के केवल 29 मिनिस्टर्स हैं, जिनमें लिंगायत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, पटेल और मराठा और रेड्डी कम्युनिटीज़ इंक्लूडेड हैं। 29 हैं और 27 तो ओबीसी हैं। इसमें अगर आप जोड़ देते हैं 8 ट्राइबल, 27 और 8 आपने जोड़ दिए और 12 आपने जोड़ दिए जो कि दलित मिनिस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़ी जो जातियां हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जनरल कम्युनिटी से कहीं ज़्यादा है मोदी 2.0 की इस नई टीम में। श्वेता, राहुल, लेकिन इसके साथ एक और चीज हो जाती है ना, जो मतुआ समुदाय, जिसका मुझे सबसे बड़ा विरोधाभास यही लगता है कि वोटर हैं लेकिन नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। ये भी एक बहुत बड़ी मैसेजिंग हो जाती है उस समुदाय का एक व्यक्ति अगर आज शपथ ग्रहण करता है। नहीं, आप ये भी देखिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह खुद मतुआ समाज के नेताओं से मिले, उनके साथ उन्होंने खाना खाया, वो तस्वीरें आई। प्रधानमंत्री मोदी उस इलाके में गए, उन्होंने आशीर्वाद लिया, लोगों को संबोधित किया और बीजेपी नहीं जीती। और इस वक्त हकीकत यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट खटाई में है। इस वक्त अमेरिका में जो बाइडन की सरकार है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, जो कि इस तरह की चीज़ों पर बार बार बयान देते हैं। और कमला हैरिस का तो इतिहास रहा है इस तरह की चीज़ों पर, और डेमोक्रेट्स के कई सारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो इस तरह की चीज़ों पर बयान देते हैं। ऐसे में जब चीन भारत की सीमा पर टिका है और LAC पर भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध है वो बना हुआ है, CAA को पुश कर पाना, क्योंकि उसका इंटरनेशनल ब्लो बैक होगा तो मुश्किल है। तो ऐसे में शांतनु ठाकुर को प्रमोट करके मतुआ समाज के नेता को एक अहम पोर्टफोलियो देके सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये दिखाएं कि हम आपके साथ हैं। CAA के रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं, साल से ज़्यादा हो चुका है। नड्डा जी ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि हम इनको नोटिफाई करेंगे, लेकिन अब तक हकीकत तो ये है कि नोटिफाई नहीं हुए। और जो अभी जो पॉलिटिकल सिनारियो है दुनिया भर में, उसके मद्देनज़र इनको नोटिफाई कर पाना भी खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के विरोध को देखते हुए काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि आप चिंता ना कीजिए, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। जी, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी बहुत बड़ी है और इसीलिए मतुआ समुदाय जिसका नाम हम ले रहे हैं, उसमें एक लंबे समय तक हमने देखा कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के ही वोटर हुआ करते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की रैली के बाद जब तृणमूल ने सोचा कि अभिषेक बनर्जी को जाना था रैली के लिए, उस मैदान में अचानक जो फसल है वो लहलहाने लगी थी और रैली का मैदान बदल देना पड़ा था। ये उस समुदाय से जुड़े लोगों के अलावा कोई कर नहीं सकता था, राजनीतिक तौर पर हो नहीं सकता था, क्योंकि निजी खेत थे वो इलाके जहां पर ये रैलियां होती थी। तो ये सारी चीजें अगर उस समय समुदाय साथ रहा तो आज उसे ये भी एक वादा और आश्वासन इस मंत्रिमंडल के जरिए दे दिया गया कि देखिए, एक मंत्री ने शपथ ले ली है, अब नागरिकता की जो बात है वो आगे सुलझेगी। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी कैबिनेट को अगर हम अभी देख रहे हैं और उन नए चेहरों को देख रहे हैं, पुराने चेहरे भी इसमें हैं लेकिन एक नए विभाग के साथ, कुछ चेहरों के विभागों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। और राहुल, वही चीज दिख रही है कि जहां पर एक कंटिन्यूटी की आवश्यकता है, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो वित्त हो, जहां पर इस समय सबसे अधिक चैलेंजेस पिछले 1 साल से लेकर आगे भी अभी चल रहे हैं, वहां पर कोई रद्दोबदल नहीं, कोई फेरबदल नहीं। ये सवाल जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक दफ़ा मैंने उनसे अहमदाबाद में, गांधीनगर में पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि आपको मेरा, ये PM बनने से पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे काम करने का तरीका समझना होगा, मैं बड़े चेंजेस नहीं करना चाहता, ये मेरी टीम है, मैं अपनी टीम को साथ में लेकर चलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर पहले यही धारणा थी कि वो अपनी कोर टीम को चेंज नहीं करते हैं, और ये खुद वो कहा करते थे।
इसमें तो बड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बिग फोर हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो 4 नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के सबसे अहम विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उसके नहीं, तो अगर आप जैसे श्वेता आप क्रिकेट कवर करती हैं, ओपनिंग बैट्समैन मतलब आपका सचिन तेंदुलकर वही है, आपका विराट कोहली वही, आपके दोनों ओपनर मोदी और अमित शाह वही हैं, वन डाउन आपका वही है, राजनाथ सिंह है, इसके अलावा आपके नंबर 2 भी वही हैं, जिसमें निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी और जयशंकर आते हैं। तो 5 तक तो आपके खिलाड़ी वही। उसके नीचे की जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी एक तरीके से चेंज कर दी गई है, जिसमें कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर आते थे। तो शुरुआती बैटिंग ऑर्डर सेम है, नीचे का बैटिंग ऑर्डर आप देखते हैं तो एक न्यू लुक टीम मोदी है ये श्वेता जी। और उसमें कृषि को लेकर भी चर्चा थी कि क्या कृषि को लेकर होगा, लेकिन अपनी जगह बनाए हुए हैं अभी भी, वहां पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। यानी कि जो शायद इतने सारे फेरबदल के बाद किसान संगठनों को लग रहा होगा कि कहीं ऐसा कुछ बदलाव हो जाए तो विपक्षी दल भी इस समय हावी हो सकते थे उन चीजों को लेकर, लेकिन वहां पर हमने कोई बदलाव देखा नहीं है। तो जो एक एक करके हम मंत्रियों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं वो हम एक बार फिर आपको बता देते हैं। जो 30 जो कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उनके चेहरे हम आपको एक तरफ स्क्रीन में दिखा रहे हैं और एक एक करके हम उन सब के बारे में आपको जानकारियां भी दे देते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि जो टॉप 4 हैं उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन कई ऐसे अहम मंत्रालय जिनमें आप नया चेहरा अब देखेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, रक्षा मंत्रालय तो राजनाथ सिंह ही हैं। अमित शाह को एक अतिरिक्त मंत्रालय मिला है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। हिंदुस्तान के पहले वो होंगे जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, उनके बाबत ये मंत्रालय, इसका गठन किया गया है, इसकी जरूरत को महसूस करते हुए। नितिन गडकरी का मंत्रालय वही है, निर्मला सीतारमण वही जिम्मेदारियां अपनी निभाएंगी और नरेंद्र सिंह तोमर भी कृषि मंत्रालय संभालेंगे। डॉक्टर जयशंकर का मंत्रालय कायम है, डॉक्टर अर्जुन मुंडा का मंत्रालय कायम है, स्मृति ईरानी अब केवल एक मंत्रालय यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगी। पीयूष गोयल अब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स भी अब वो हो गए हैं, यानी कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल के पास जा चुका है। प्रहलाद जोशी जो है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइंस। नारायण राणे जिनका आज शपथ ग्रहण हुआ है वो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रहेंगे। साथ ही सर्बानंद सोनोवाल असम से आए हैं, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और साथ ही मिनिस्टर ऑफ आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सर्बानंद सोनोवाल संभालेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी का मंत्रालय कायम है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गिरिराज सिंह अब ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय संभालने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको पहली बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं मोदी सरकार में, वो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे देश के नए। मिनिस्टर ऑफ स्टील होंगे आरसी प्रसाद। जेडीयू को का जो माफ कीजिएगा, रामचंद्र प्रसाद सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं। साथ ही अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नया नाम और ये एक टेक्नोक्रेट जिनके ऊपर अभी निगाहें बहुत लगेंगी क्योंकि मंत्रालय काफी अहम इन्हें सौंपे गए हैं। देखना है कि वहां पर क्या। अब देखिए, पशुपति पारस जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति यानी उनका मंत्रालय यहां पर कायम है। किरण रिजिजू अब नए कानून मंत्री देश के हो गए हैं। रविशंकर प्रसाद के पास जितने भी मंत्रालय थे इस्तीफा उनका हुआ और उसके बाद से अलग अलग उनके मंत्रालय अलग अलग लोगों के जिम्मे अब, जिसमें अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत अब आईटी मंत्रालय आएगा और किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर देश के नए। श्री राजकुमार सिंह मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हरदीप सिंह पुरी अब संभाल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे थे। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी उनके अधीन अभी भी है। मनसुख मांडविया जो है वो अब डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हो गए हैं। मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी वही रहेंगे। भूपेंद्र यादव ये नई एंट्री, उनको पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और साथ ही श्रम मंत्रालय भी उनके अधीन अब रहेगा। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। पुरुषोत्तम रुपाला मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और जी किशन रेड्डी अब मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर
और साथ ही डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये उन्हें एक फुल कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें ये जिम्मेदारी, और कैबिनेट मंत्रियों में अंतिम नाम अनुराग ठाकुर का है, जिन्हें अब खेल मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी। अभी तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे, लेकिन अब एक फुल कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो रहेंगे। दो ऐसे मंत्री हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जिन्हें दिया गया है, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी भी कायम है। इसके अलावा जो 45 नाम हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो शपथ ग्रहण का आज 6 बजे शाम से शुरुआत हुई थी उसकी, और विभागों का बंटवारा अब जाकर रात 10:30 बजे पूर्ण हुई ये प्रक्रिया, जिसके बाद अब पूरे मंत्रिमंडल की तस्वीर हमारे सामने है। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे, पुराने चेहरों के पास कुछ नई जिम्मेदारियां और नए चेहरों के पास कुछ नई चुनौतियां। बहुत सारे संकेत, बहुत सारे संदेश इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल के फेरबदल से निकाले जा रहे हैं। हालांकि अटकलों के बीच कई चीजें ऐसी भी रहीं जो चौंका गईं, जिनमें पुराने हाई प्रोफाइल मंत्रियों के बदलते हुए चेहरे दिखे थे। शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले वो सारी तस्वीर भी साफ हो गई कि किन किन का इस्तीफा आ गया है, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर रविशंकर प्रसाद, संतोष गंगवार, सबके नाम शामिल थे। और जब नए चेहरे आए तो उसमें कुछ ऐसे थे जिनको लेकर कयास थे, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन कई ऐसे नाम जो कि नए रेल मंत्री के तौर पर भी हम जिन्हें देख रहे हैं, जो अब उन जिम्मेदारियों के साथ सामने रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम, जिसमें शपथ ग्रहण की तस्वीरें और नए कार्यभार का ब्यौरा हम एक साथ आपको इस समय स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मीनाक्षी लेखी की एंट्री एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर हुई है और बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें भी सौंपी गई हैं। कई ऐसे नाम हमारे सामने रहे, निशीथ प्रामाणिक, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में दिया गया, और साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट खेल मंत्रालय में एल मुरुगन, जो कि MOS मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि अनुराग ठाकुर के डिप्टी के तौर पर डॉक्टर एल मुरुगन, शांतनु ठाकुर जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, मथुआ समुदाय के नुमाइंदे हैं, उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूरी तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले आज तक ने आपको यह पूरी जानकारी दी, ब्रेकलेस हम लगातार आपके सामने चल रहे थे, एक एक जानकारियां आपके सामने रख रहे थे। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए आज तक।